हेलो गाइस, वेलकम टू सी हब एंड माय नेम इज दर्शन ओझा। और जैसा कि हमने ऑलरेडी सैलरी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है अपना पार्ट 4। ठीक है सर। पार्ट 4 में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मोटर कार फैसिलिटी। तो आज हम लोग पार्ट 4 में ये कवर करेंगे और साथ में और कुछ आगे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द मोटर कार फैसिलिटी। तो होप सो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको रिवाइज रहेगा। और ऐसा कोई पर्सन जो पार्ट 4 पहली बार देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप सीएफ पे जाके, सीएफ के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको सैलरी हेड के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको सब मिल जाएंगे। तो एक बार वो देख लीजिए, तो उसके बाद में क्या होगा कि अपने को ये मोटर कार फैसिलिटी समझने में एकदम आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। ठीक है, सुनना भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी सुनना भी। अभी सर मोटर कार फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एम्प्लॉयर है, जैसे ये कौन है, एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, एक मोटर कार फैसिलिटी, बराबर ना, कि ऐसा कर तू बिजनेस का या मोटर कार है, ये मोटर कार तो यूज कर, ये मोटर कार तो यूज कर। ठीक है, तो अभी सीधी सी बात है कि सर क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? आंसर यस, बराबर है, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर एम्प्लॉयर उसको मोटर कार दे रहा है। अभी सुनना है यहाँ पे सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर या तो अपनी खुद की मोटर कार देगा, या फिर वो खुद भाड़े पे लाएगा। यस, या फिर वो एम्प्लॉय की मोटर कार भी एम्प्लॉय को दे सकता है। अभी से सीधी सी बात है कि एम्प्लॉय की मोटर कार, अभी मोटर कार ही एम्प्लॉय की है और वो एम्प्लॉय को ही दे रहा है। तो यहाँ पे सर बेनिफिट क्या होगा, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे मोटर कार किसकी होती है, एम्प्लॉय की होती है, और वही एम्प्लॉय को दी जाती है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अपने को दो पढ़ना है। तो यहाँ पे अपने पास मोटर कार में दो पार्ट आ गए। फर्स्ट, मोटर कार किसकी है, या तो एम्प्लॉयर की है, या फिर किसकी है, एम्प्लॉय की। किसकी है, एम्प्लॉय की। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हेन मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, व्हेन मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सुनना भी। चलिए, मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। अभी सुनना यहाँ पे सर, मोटर कार एम्प्लॉयर की है, बट मोटर कार को सर एक बार मैं एम्प्लॉय को दे दूंगा, बट एम्प्लॉय मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि सर मोटर कार में पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये खर्चा कौन देने वाला है? तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई ठीक है यार, तो ये भी खर्चा मेरे पास से ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक पार्ट आ जाता है कि सर मोटर कार तो एम्प्लॉयर का है ही है, बट अलोंग विथ रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर मोटर कार भी एम्प्लॉयर की है और रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस भी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। इन शॉर्ट, सब कोई भी खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो मैंने क्या किया था, ये मोटर कार मेरे एम्प्लॉय को दिया था। एम्प्लॉय बोला कि सर आप गाड़ी दे, मैंने कहा हाँ, तू मोटर कार लेके जा। ठीक है, अभी वो मेरे को बोलता है कि सर मोटर कार में लेके जा रहा हूँ, बट रिपेयरिंग का खर्चा कौन देगा? मैंने कहा वो भी तू लेके जा। ठीक है, बस तू खाली बिजनेस के लिए उसको लेके आ जाना। ठीक है, बट उसने क्या किया, जिस दिन मैंने उसको मोटर कार दिया था, उसके वो दिन से लेके अभी तक उसने मोटर कार बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है। वो प्राइवेट पर्पज ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास और दो चार्ट नए ओपन हो जाएंगे कि सर व्हेन मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, बराबर। तो सर यहाँ पे पहला केस कौन सा था कि व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। उसके अंदर अपना एक और पार्ट कौन सा आ गया, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी सर मैंने उसको मोटर कार दिया था कि भाई तो ऐसा करिए लेके जा, बिजनेस के लिए लेके आना। वो बिजनेस के लिए लेके आया नहीं, बराबर ना, बस वही मोटर कार में उसके बीवी बच्चे क्या है, घूम रहे आराम से। ठीक है, अभी सीधी सी बात है यार कि मैंने उसको मोटर कार भी दिया,
मैंने उसको रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस भी दिया है, तो मैंने उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा दे दिया ना। मेरा मोटर कार भी चला गया, और जो हर महीने का भाड़ा, हर महीने का पेट्रोल, रिपेयरिंग एक्सपेंस है, डीजल खर्च, जो भी खर्चे है वो भी सब मैं पे कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो भी बेनिफिट है वो मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो ऊपर से मोटर का टोटली प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो यहाँ पे सर टैक्सेबल अमाउंट कौन सा हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट फर्स्ट, पहला होगा अमाउंट जो मैंने उसको क्या दिया है, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस। रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड, तो एक तो वो बेनिफिट हो जाएगा उसके लिए। सेकंड से मैंने उसको क्या दिया है, मोटर कार भी तो दिया है ना। और जब जब मैंने किसी को मोटर कार दिया है ना, तो जब जब एम्प्लॉयर किसी को मोटर कार दे रहा है, तो हम लोग क्या लेते हैं, 10% पर एनम, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये पहले भी अपने आरएफए में पढ़ा हुआ है। तो ये भी उसके लिए क्या बन जाएगा, बेनिफिट। क्या बन जाएगा उसके लिए, बेनिफिट, ठीक है। एंड द थर्ड वन, अगर सर रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस दिया है और सपोज एम्प्लॉय को गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, तो ड्राइवर का सैलरी भी मैं पे कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड। क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी। और ड्राइवर को अपन दूसरा एक नाम होता है शॉपर, शॉपर सैलरी। तो वो भी मैं पे कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं उसको क्या कर रहा हूँ, तीन खर्चे पे कर रहा हूँ। पहला कौन सा, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, एंड द सेकंड वन इज 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एंड थर्ड कौन सा आपका, ड्राइवर सैलरी, बराबर। क्योंकि वो एक भी दिन बिजनेस के लिए लेके नहीं आया, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा उसके लिए, टैक्सेबल। बट अगर मैंने उसके पास से कोई भी अमाउंट रिकवर्ड किया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो हम लोग क्या कर देंगे, लेस। क्या कर देंगे, लेस। और बाकी जो बच गया, ये आपके लिए क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। क्योंकि सर वो कार कभी भी बिजनेस के लिए लेके आए नहीं, वो बस घर पे बीवी बच्चे उसके घूम रहे हैं। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा सर, जितना भी मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूँ ना, अगर मैंने मेरा असेट दिया है तो कितना हो जाएगा, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। क्या हो जाएगा उसके लिए, टैक्सेबल। रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड, वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अगर ड्राइवर दिया उसका भी पगार मैं दे रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। फिर हम लोग लेस क्या करते हैं, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करें, तो वो आप क्या कर देंगे, लेस। क्या कर देंगे आप, लेस, ठीक है ना। एक पार्ट हो गया है कि मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। तो उसमें क्या है कि सर वो गाड़ी पूरा मोटर कार प्राइवेट पर्पस के लिए ही वो यूज कर रहा है, तो उस केस में जो भी मैं उसको पैसा दे रहा हूँ ना, वो क्या बन जाएगा उसके लिए, बेनिफिट। क्या बन जाएगा, बेनिफिट। और अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था कि एनी बेनिफिट, फैसिलिटीज, एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। अभी सेकंड केस क्या है कि यार बंदा इतना भी बुरा नहीं है, वो क्या करता है, मोटर कार को पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस, बराबर। तो अभी सर वो बंदा इतना बुरा नहीं है, वो क्या करता है, मोटर कार को पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ कि सपोज अभी सीधी सी बात है कि यार कोई मेरे को अगर मोटर कार दे रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने क्या दिया, मोटर कार। क्या दे दिया, मोटर कार दिया कि भाई तू ये कंपनी का डायरेक्टर है, तू बार बार हर दिन ये ऑटो में आना बंद कर दे, बराबर ना। अपने एम्प्लॉय लोग अच्छी खासी नई नई गाड़ियां लेके आते हैं, तू क्या करता है, हर रोज सुबह आया था ऑटो में फिर उतर जाता है, तो लोग कंपनी के एम्प्लॉय अपने ऊपर हंस रहे हैं। मैं बोला ठीक है यार, आप ऐसा करो, मेरे को गाड़ी प्रोवाइड कर लो। तो उसने मेरे को क्या प्रोवाइड कर लिया, मोटर कार प्रोवाइड कर लिया। अभी मैं वो मोटर कार पूरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। किसके लिए यूज कर रहा हूँ, मोटर कार टोटली बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस का काम होगा तो ही मैं मोटर कार स्टार्ट करूंगा, उसमें काम करूंगा, मोटर कार लेके जाऊंगा। बट जैसे ही कोई पर्सनल काम आ गया तो मोटर कार को टच भी नहीं करता, बराबर। तो सर क्या वो मेरे लिए पर्सनल बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ ना, उसमें मेरा कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो इन दैट केस वो कभी टैक्सेबल नहीं होता है। इन शॉर्ट मैं क्या बोलता मालूम है, कोई भी फैसिलिटी जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, और वो फैसिलिटी आप टोटली बिजनेस पर्पस के लिए ही आपने यूटिलाइज किया है, तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपने पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस किया है, तो सर कोई ना कोई तो अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होगा। और ये वाला केस जो अपन ने पढ़ा था, मोटर का यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, तो यहाँ पे तो सर मैं हर रोज आ तो ऑटो में रहा हूं, बराबर ना।
बस मेरी फैमिली वो कार का मजे ले रही है, बराबर ना, यस। तो इन दैट केस आपका जितना भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट एक चीज मेरे को बोलना कि सर अगर मैं ये वाले केस में हूँ, पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस के केस में, तो सर क्या मेंटेन कर पाना पॉसिबल है कि कितने आवर्स गाड़ी प्राइवेट पर्पज के लिए यूज हुई? यानी जैसे मैं प्राइवेट काम के लिए बैठूंगा, अपना टाइम देख लूंगा, बराबर ना, कि भाई 7:15 हो गया है, वहां पे क्या 7:30, 7:45, फिर बीच में कोई बिजनेस का काम आ गया तो वो काउंट नहीं करूंगा। तो सर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि हाउ मेनी टाइम्स मोटर कार यूज फॉर बिजनेस पर्पज और प्राइवेट पर्पज। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब ये वाला केस रहेगा ना, कौन सा वाला, पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला कि हम आपको क्या देते हैं, एक लमसम अमाउंट, क्या देते हैं आपको, एक लमसम अमाउंट, वो क्या कर दो आप टैक्सेबल, क्या कर दो आप टैक्सेबल। तो उन्होंने अपने को क्या दिया, एक लमसम अमाउंट दिया है, जिसको हम लोग किसमें, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इफ मोटर कार cubic capacity per liter, cubic capacity per liter less than equal to 1.6 cc, क्या बोला उन्होंने, लेस देन इक्वल टू 1.6 cc। या फिर वो क्या बोलता है कि सर इफ मोटर कार क्यूबिक कैपेसिटी पर लीटर ग्रेटर देन 1.6 cc। तो अगर मोटर कार की कैपेसिटी अप टू 1.6 सीसी है पर लीटर, वो आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग ये समझेंगे क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, 1.6 सीसी से कम है। तो उसके लिए क्या बोला है कि सर टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800 पर मंथ। कितना हो जाएगा, 1800 पर मंथ। यानी उन्होंने अपने को क्या दिया है, एक फिक्स अमाउंट दे दिया है, और वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट अगर मोटर कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 सीसी से ज्यादा है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी, उसके लिए हो जाएगा आपका 2400 पर मंथ। कितना आ जाएगा, 2400 पर मंथ। यस और नो। अगर आपने ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ और ऐड कर लेना। इन शॉर्ट, अगर इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड, बराबर ना, यस। सर ड्राइवर कौन सा भी गाड़ी हो, बराबर ना, ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 900 पर मंथ, इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड, इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड, यस और नो। तो ये कौन सा केस है, यहाँ पे मैं वापस आपको बोलता हूँ कि व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मोटर कार किसका है, एम्प्लॉयर का है, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड मोटर कार पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए वो यूज हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर मोटर कार का क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 सीसी से कम है या 1.6 सीसी है, तो हम लोग कितना लेंगे सर, 1800 पर मंथ, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एंड इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड, यानी ड्राइवर भी कंपनी ने दिया है, तो कितना ले लेंगे, 900 पर मंथ। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2700। बट इफ मोटर कार कैपेसिटी 1.6 सीसी से ज्यादा है, बराबर ना, तो इन दैट केस कितना बोला उन्होंने कि सर 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर सेपरेटली प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर मोटर कार किसका था, एम्प्लॉयर का था, एंड मोटर कार जिसका रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और मोटर कार पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बट मोटर कार इज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉई, तो इन दैट केस ड्राइवर कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या बोला है कि मोटर कार कौन चला रहा है, एम्प्लॉई चला रहा है, कौन चला रहा है, एम्प्लॉई चला रहा है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि सर ड्राइवर कभी भी ऐड नहीं होगा, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो ये तो आपका कौन सा फर्स्ट पार्ट आ गया कि मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बस सर आप खाली मेरे को मोटर कार दे दो, क्या दे दो आप मेरे को, मोटर कार, आप पैसा दिल्ली का रेगुलर खर्चे की टेंशन मत लो, वो मैं पे करेगा। तो यहाँ पे अब कौन सा केस पढ़ने वाले हैं कि व्हेन रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है ना कि सर एम्प्लॉय पे कर रहा था, वो कभी गाड़ी बिजनेस के लिए लेके आई नहीं, तो यहाँ पे भी तो केस आ सकता है ना कि सर मोटर कार यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। अभी सुनना यहाँ पे, ये एम्प्लॉयर है, ये कौन है, एम्प्लॉय है, कौन है, एम्प्लॉय।
अभी एम्प्लॉय क्या बोल रहा है कि सर आप टेंशन मत लो, आप खाली मेरे को क्या दे दो, कार। क्या दे दो? कार। बराबर ना, बस मेरे पास वो ही नहीं है, आप खाली मेरे को कार दे दो। बाकी कार का जो भी डीजल का खर्चा है, ड्राइवर का खर्चा है, बराबर ना, सब मैं पे करेगा। बराबर ना, सब मैं पे करेगा। आप खाली मेरे को क्या दे दो? कार। तो यहाँ पे सर एम्प्लॉय ने खाली प्रोवाइड क्या किया? उसको कार ही तो प्रोवाइड किया ना। तो इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे सर? टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। टैक्सेबल अमाउंट 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी जितना कार का कॉस्ट होगा ना उसका 10% क्या कर लेंगे हम लोग? टैक्सेबल। क्या कर देंगे? टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि सर जो रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्ज है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि लेस हम लोग क्या करते हैं? एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट लिया तो वो हम लोग क्या कर देंगे? लेस। क्या कर देंगे हम लोग? लेस। यस और नो? तो ये आपका कौन सा अमाउंट आ जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। कौन सा आ जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। समझाइए। तो कोई यहाँ पे सर कॉमन सेंस वाली बात है। वहां पे क्या होता है? ये वाले केस में सर वो रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस भी पे कर रहा था, तो वहां पे प्राइवेट पर्पस के लिए उसको 3 बेनिफिट था, क्योंकि जब रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्ज पे करते हो, ड्राइवर भी रनिंग के लिए काम करता है, तो तीनों खर्चे क्या थे उसके लिए? बेनिफिट। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आते हैं कि सर मोटर कार, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस। बराबर ना? यस। तो इन दैट केस सर क्या ये कैलकुलेट करना पॉसिबल है कितना प्राइवेट कितना बिजनेस? नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया है, वही वापस सेम चीज ली हुई है, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1.6 सीसी पर लीटर, और यहाँ पे है ग्रेटर देन 1.6 सीसी पर लीटर। बराबर ना? तो अभी यहाँ पे सर है ना, एम्प्लॉय को बेनिफिट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर उसको खाली क्या मिला? मोटर कार। क्या मिला उसको? मोटर कार। रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। तो इसके लिए उसको क्या बोला है कि भाई तेरे लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा? ₹600 पर मंथ। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 600। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 पर मंथ। कितना हो जाएगा? 900 पर मंथ। ठीक है। अगर हाँ ड्राइवर मिला है तो 900 पर मंथ अलग से ड्राइवर का ऐड होगा, अगर ड्राइवर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना? इफ ड्राइवर। बराबर मैं यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ कि इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड। ठीक है। यस और नो? इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड। यस और नो? तो होप सो आपको ये समझा रहेगा। ये अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी अगर मोटर कार किसका है? एम्प्लॉयर का है, तो आपको क्या करना है? यस और नो? तो उन्होंने क्या बोला है कि मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। साथ में एक बार चार्ट के साथ में दिख ना, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, फिर क्या था? रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी मोटर कार भी किसका? एम्प्लॉयर का। खर्चा भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और भाई साहब कभी भी गाड़ी बिजनेस के लेके आई नहीं है, टोटली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज। तो इन दैट केस सर वहां पे 3 बेनिफिट होगा। पहला कौन सा? मोटर कार का बेनिफिट, तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड वन कौन सा आपका कि सर जो रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्ज है, जो पैसा मैं उसको हर महीने दे रहा हूँ, वो भी उसके लिए क्या बन जाएगा? बेनिफिट। एंड द थर्ड वन इज सर ड्राइवर का सैलरी है, तो वो भी क्या बन जाएगा उसके लिए? बेनिफिट। यस और नो? ये प्राइवेट पर्पज। बट व्हेन मोटर कार एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। और मैं मोटर कार को किसके लिए यूज कर रहा हूँ? पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस। तो ये केस में सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया? गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी को डिवाइड किया हुआ है कि इफ कार क्यूबिक कैपेसिटी पर लीटर इज अप टू 1.6, तो क्या बोला उन्होंने? 1800 पर मंथ। और प्लस इफ यू आर प्रोवाइडिंग ड्राइवर, तो कितना ले लेंगे हम लोग? 900 पर मंथ। बट इफ क्यूबिक कैपेसिटी ग्रेटर देन 1.6, तो क्या कर लेंगे हम लोग सर? 2400 पर मंथ, और 900 प्लस 900 इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड। ठीक है। ये कौन सा केस था? व्हेन गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। बट अभी सेकंड केस कौन सा होगा? व्हेन मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बट रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉई। तो इन दैट केस क्या बोला? दो पार्ट डिवाइड किया है कि सर अगर वो गाड़ी टोटली किसके लिए यूज हो रहा है? प्राइवेट पर्पज। किसके लिए हो रहा है? प्राइवेट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर ने उसको खाली क्या दिया है? कार ही दिया है, बाकी सब खर्चा बेचारा वो अपनी जेब से डाला है। तो यहाँ पे खाली बेनिफिट एक ही आएगा, वो किसका आएगा? कार का। किसका आ जाएगा? कार का। तो हम लोग क्या लेते हैं? जब जब एम्प्लॉयर ने अपना सेट एम्प्लॉय को यूज करने दिया है, तो हमने तब तक कितना लिया? 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। बट इफ मोटर का पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस यूज हो रहा है, तो सर इन दैट केस क्या बोला उन्होंने कि सर वो केस में हम लोग क्या करेंगे? वापस दो पार्ट डिवाइड करते हैं। याद रखना हमको 1.6 सीसी तभी चेक करना है व्हेन मोटर कार पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस।
अदरवाइज 1.6 सीसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आपको सीधा एक लमसम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला है, एक पार्टली प्राइवेट 1.6 सीसी तक है तो 600 पर मंथ प्लस 900 ड्राइवर अगर प्रोवाइड करता है तो ठीक है। बट अगर 1.6 सीसी से ज्यादा है तो वहां पे कितना 900 पर मंथ और प्लस 900 पर मंथ अगर वो ड्राइवर अलग से प्रोवाइड करता है तो यस। तो ये अपना कौन सा था, मोटर कार ओन्ड बाय दी एम्प्लॉयर, मोटर कार ओन्ड बाय दी एम्प्लॉयर। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे अभी एक केस कौन सा आ जाएगा, व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय यस हाईलाइट कर देना, व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। यानी अभी हम केस वो वाला पढ़ रहे हैं कि जब मोटर कार किसका है, एम्प्लॉय के खुद का है। तो इन दैट केस सर वापस मैं इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। फर्स्ट, when running and maintaining charges paid by employee yes or no। अभी सुनना यहाँ पे, इसके लिए एक जबरदस्त अपन एक सुना देता हूँ कि सपोज मैं और मेरा दोस्त हम लोग क्या कर रहे थे, एक बाइक पे जा रहे थे। अभी वो सपोज वो बाइक किसका था, मेरा था। बाइक किसका था, मेरा था। तभी हुआ ये कि बाइक था और जैसे ही हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया मेरे को लगा कि यार पेट्रोल भरवा देते हैं, ठीक है। मैंने पेट्रोल भरवा दिया, पैसा भी मैंने निकाला, यानी बाइक भी मेरा था, पैसा भी मेरा था। और मेरा दोस्त पीछे से बोल रहा है कि मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, आज बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं बोला क्यों भाई, तो बोलता मैं तेरे साथ में आया। वो वाला बेनिफिट होता ही नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि सर बाइक किसका था, मेरा था। पेट्रोल भी किसने भरवाया, मैंने ही भरवाया। फिर वो उसके लिए अगर मैं बिजनेस के लिए भी यूज करता हूँ या फिर मैं जॉब के लिए भी यूज करता हूं, तो वहां पे कोई भी बंदा मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या केस है मालूम है, व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। मोटर कार किसका है सर, एम्प्लॉय का। किसका है, एम्प्लॉय का। और खर्चा भी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो इन दैट केस सर अगर कल उठ के एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई मैं तेरे को बेनिफिट दे रहा हूं, तो सीधी सी बात है यार अपने गुस्सा आएगा, क्योंकि सर सब चीज मैं पे कर रहा हूं, इवन मोटर कार भी मेरा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला मालूम है कि ये केस में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और कोई भी अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, बराबर। नॉट टैक्सेबल इन सैलरी हेड, बराबर। कोई भी अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अभी सुनना है यहाँ पे, ये हो गया। नाउ अभी आगे आते हैं, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय। हाँ अभी थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, बराबर। क्यों, क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो सर यहाँ पे कार वाला कॉस्ट कभी नहीं आएगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, जो मेरे को खर्चा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दो पार्ट डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। एंड द फर्स्ट पार्ट इज इफ मोटर कार यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पज। तो सर यहाँ पे मेरे को खाली एम्प्लॉयर से क्या मिला है, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, बराबर। ये बेनिफिट हो जाएगा। और अगर रनिंग एंड मेंटेनिंग है तो ड्राइवर भी अगर देता है तो ड्राइवर का बेनिफिट मेरे लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खाली लेस क्या करते हैं, अपने को मालूम है एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। अगर मैंने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर्ड किया है तो वो क्या लेस हो जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा अपने लिए टैक्सेबल अमाउंट। यस और नो, समझाइए। तो यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है कि सर गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो मेरे लिए मैक्सिमम बेनिफिट क्या बन जाएगा, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय ने जो भी अपने को अमाउंट पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं, व्हेन मोटर कार यूज पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस। यानी मोटर कार किसके लिए यूज हो रहा है सर, पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो इन दैट केस वापिस दो पार्ट है, लेस देन इक्वल टू 1.6 सीसी पर लीटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 सीसी पर
लीटर। यस। तो अभी क्या होगा कि सर 1.6 सीसी या उससे कम है, तो ये एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि सर जब आपका कार था, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, देखो जब आपका कार था तो आपने कितना टैक्सेबल किया था, 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। कितना किया था, 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। बट अभी कार किसका है, सर अभी कार मेरा है, बराबर ना। तो आप मेरे को खाली क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो बोला कि बेटा मैं तेरे को अभी क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस। तो क्या ये मेरा बेनिफिट है, बोला हाँ ये बेटा तेरा बेनिफिट है, ठीक है। बट सर अभी कार किसका है, बोलता है कार तेरा है, बराबर ना, एम्प्लॉय का है। तो सर वो केस में तो सर मेरे कार का डेप्रिसिएशन कुछ तो चार्ज हुआ है ना, मेरे कार का कोई भी खर्चा तो हुआ है। तो इन दैट केस क्या बोला है कि सर मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक अमाउंट लेस करूंगा और वो कौन सा रहेगा, 1800 पर मंथ। कौन सा रहेगा, 1800 पर मंथ। यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट, कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। और अगर ड्राइवर प्रोवाइड होता है तो ड्राइवर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। यस और नो। अभी यहाँ पे भी वो वही बोलेगा कि सर रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस आपने पे किया, बोलते हैं हाँ मैंने आपको क्या पे किया, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, ठीक है सर। तो सर यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक अमाउंट लेस कर दूंगा, क्योंकि अभी कार मेरा है तो मैं कितना लेस करता हूँ, 2400 पर मंथ। और अगर आप ड्राइवर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका अलग से 900 पर मंथ भी क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। यस और नो। तो ये कौन सा केस है कि सर व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मोटर कार किसका है, एम्प्लॉय का है, एंड रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉय। तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसका, एम्प्लॉय का, खर्चा भी कौन भी कर रहा है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। हाँ व्हेन मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, और खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड किए। व्हेन प्राइवेट पर्पज, तो मेरे को सर एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, खाली पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। उसके बाद में सर व्हेन मोटर कार यूज फॉर पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली बिजनेस पर्पस, देन वापस अगेन टू पार्ट, लेस देन इक्वल टू 1.6 सीसी पर लीटर और ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 सीसी पर लीटर। तो लेस देन या अप टू 1.6 है, तो वो क्या बोल रहा है कि सर आज आप मेरे को क्या दे रहे हो, आज आप मेरे को रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस दे रहे हो। बट सर जब आपका मोटर कार था तो आपने टैक्सेबल कितना किया था, 1800 पर मंथ। कितना किया था, 1800 पर मंथ। बट आज मोटर कार किसका है, मेरा है ना। तो सर मेरा भी तो मोटर का कितने कितने यूज हो रहा है, तो उसका डेप्रिसिएशन कुछ तो खर्चा रहेगा उसका, तो वो मैं क्या कर दूंगा, लेस। क्या कर दूंगा, लेस। बट अभी मोटर का यूज किसके लिए हो रहा है, पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बेटा ऐसा कर, तू 1800 रुपया पर मंथ क्या कर दे, लेस कर दे, बराबर। यानी इतना तेरा तू मोटर का जो लेके आ रहा है ना, उसका तेरा खर्चा है, ठीक है। बट यही मोटर कार अगर 1.6 सीसी से ज्यादा की है, तो वहां पे कितना लेस करना है, 2400 पर मंथ। कितना लेस करना है, 2400 पर मंथ। यस और नो, समझाइए। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक कभी कभार क्या होता है कि सर मोटर कार को छोड़ के कोई अदर कन्वेंस होता है। क्या होता है, अदर कन्वेंस, जैसे बाइक बोल दो। अभी ये अदर कन्वेंस किसका है, एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पे क्या बोला, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस, एम्प्लॉय का, यहाँ पे लिखते हैं रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे भी सेम ही है। अगर आप उसको बाइक को पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस यूज कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस ले लो जो एम्प्लॉयर ने आपको पे किया है, माइनस क्या करना है अपने को, लेस करना है ओनली 900 पर मंथ, जो अपन ने अभी ऑलरेडी ऊपर किया हुआ। वहां पे 1800 था, यहाँ पे कितना है, 900। बट अगर आप प्राइवेट पर्पज यूज कर रहे हो, कौन से पर्पज के लिए, प्राइवेट पर्पज, तो जितना आपको रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पे हुआ है ना, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। ये सेम आपको ऊपर वाला है, यहाँ पे भी अपन ने वही किया ना, कि जितना आपको रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस पे हुआ है, वो क्या बन गया आपके लिए, टैक्सेबल। क्या बन गया आपके लिए, टैक्सेबल। या सो नो। तो यहाँ पे मोटर कार इतना ही है। अपना मोटर कार में क्या था कि सर फर्स्ट, अगर मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और वहां पे दो पार्ट था। सेकंड कौन सा था कि मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, और थर्ड वन कौन सा था कि अगर आप मोटर कार को छोड़ के
कोई दूसरा बाइक दे रहे हो तो वो केस में आपका क्या होगा, और बाइक के केस में कभी भी ड्राइवर सैलरी नहीं आएगा, बराबर ना। बाइक का कोई भी ड्राइवर हम लोग रख नहीं सकते, ठीक है। यस, और कोई भी एम्प्लॉय अपने को प्रोवाइड नहीं करेगा, यस और नो। तो यहाँ पे ये तुम्हारा कौन सा था, मोटर कार फैसिलिटी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स पे। सपोज नोट नंबर 1 में अपन बोलते हैं कि सपोज सर एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी का क्या है, सीईओ। क्या कंपनी का, सीईओ। उसको कंपनी ने 3 मोटर कार, कितनी मोटर कार प्रोवाइड किया है, 3 मोटर कार। एक, दो, 3 मोटर कार प्रोवाइड किया, ठीक है। अभी सर तीनों मोटर कार कौन यूज कर रहा है, सीईओ। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी भी कंपनी ने किसी को एक से ज्यादा मोटर कार प्रोवाइड किया है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ये मोटर कार, कौन सा वाला, मोटर कार नंबर 1, ये टोटली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। यानी वो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है। बट दोनों में से इसको क्या करना पड़ेगा, एक मोटर कार पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस माना जाएगा, और रेस्ट ऑफ द मोटर कार क्या माना जाएगा, प्राइवेट पर्पस। क्या माना जाएगा, प्राइवेट पर्पस। यस और नो, समझाइए। और ये पॉसिबल नहीं है कि सर तीनों मोटर कार बिजनेस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी भी बंदे को मोटर कार एक से ज्यादा मिला है, तो एक मोटर कार हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पार्टली प्राइवेट और पार्टली बिजनेस, और बाकी का मोटर कार हम लोग क्या अज्यूम कर देंगे, होली प्राइवेट पर्पस, होली प्राइवेट पर्पस। सेकेंड वन क्या बोला है कि सर अगर मोटर कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो नॉट टैक्सेबल, यानी वो बेनिफिट काउंट नहीं होगा। या सुनो, अगर मोटर कार किसके लिए यूज हुआ है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो उसको हम कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। एंड द थर्ड वन इज, उन्होंने क्या बोला है कि सर आगे अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 1800 पर मंथ देते हैं, 1800 पर मंथ। तो ये जो आप मंथ का कैलकुलेशन करोगे ना, सपोज मैंने एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया मैंने उसको, मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, और वो प्रोवाइड किया था मैंने 15 अक्टूबर 2019, कभी किया था, 15 अक्टूबर 2019। तो इन दैट केस सर यहाँ से लेके 14 नवंबर 2019 तक हम लोग क्या काउंट करेंगे, 1 मंथ। क्या काउंट करेंगे, 1 मंथ, बराबर ना। यानी जो एक महीने का कैलकुलेशन रहेगा ना, वो जिस दिन आपने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है वहां से लेके नेक्स्ट एक महीने तक आपको क्या काउंट करना, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को दिया, यहाँ पे कोई पार्ट मंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्ट ऑफ द मंथ वाला, की जैसे आपने एक महीने में 2 दिन भी मोटर कार फैसिलिटी दिया है तो उसको पूरा मंथ काउंट करना है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि 15 अक्टूबर को आपने दिया है, तो उसका नेक्स्ट जो 14 नवंबर आएगा वहां तक क्या काउंट किया जाएगा, एक मंथ काउंट किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इसके अंदर कि सर मैंने कोई भी अमाउंट रिकवर्ड किया था एम्प्लॉय से, किससे रिकवर्ड किया था, एम्प्लॉय से। मैंने क्या बोला था कि भाई मैं तेरे को मोटर कार दे रहा हूँ, रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस भी मैं दे रहा हूँ, तो इन दैट केस तू मेरे को एटलीस्ट 5,000 रुपया तो दे दे। कितना दे दे, 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया मेरे को कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय। तो कोई भी एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया है वो तो क्या कर देगा, लेस। क्या कर देगा, लेस। बट उन्होंने क्या बोला है कि एम्प्लॉय इसका बेनिफिट किधर दूसरे हेड में नहीं लेगा, बराबर ना। ऐसा नहीं कि वो कहां से भी डिडक्शन ले ले, बराबर। क्यों, क्योंकि सर अगर मोटर कार का टैक्सेबल अमाउंट आ रहा था कितना, 1 लाख, कितना आ रहा था, 1 लाख, और मैंने एम्प्लॉय से रिकवर कितना किया है, 5,000, तो सर टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 95,000। कितना हो जाएगा, 95। तो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी 5,000 का बेनिफिट सैलरी हेड में ले लिया है, तो ये 5,000 का और किधर से वो बेनिफिट नहीं लेगा। तो ये आपके क्या थे, 4 इंपॉर्टेंट नोट थे। नोट नंबर 1 क्या था कि अगर आपको एक से ज्यादा मोटर कार मिलता है, तो इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, एक मोटर कार पार्टली प्राइवेट पार्टली बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ द मोटर कार विल बी डीम्ड टू बी होली प्राइवेट पर्पस. Second one, if motor car used wholly for business purpose, then it is not considered as a benefit. It means it will not taxable. And the third one is कि अगर आपने क्या किया, ऐसे मोटर कार सपोज 15 अक्टूबर को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, तो आपको हर मंथ काउंट करना पड़ेगा ना, वो 15 अक्टूबर से लेके 14
नवंबर तक, ऐसा। यस। उसके बाद में क्या बोला है कि सर एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो तो हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, बट वो सेम अमाउंट का एम्प्लॉय कभी भी दूसरे हेड में बेनिफिट नहीं लेगा। यस और नो। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, मोटर कार, कौन सा था, मोटर कार। ठीक है, एक बार यहां से भी देख लेते हैं नोट्स में। मोटर कार, अदर कन्वेंस, ये सब आपका जो पड़ा है वो सेम एज इट इज है यहाँ पे। यस। चलिए फिर, तो ये आपका मोटर कार है, और साथ में अपन ने क्या पढ़ा है, एक नोट भी पढ़ा है। नोट वन, पीसी पर्पस एग्जाम हो जाएगा। नोट टू, ये अपना मोर देन टू मोटर कार्स, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। और यहाँ पे कौन सा था आपका मंथ का कैलकुलेशन, कौन सा था आपका मंथ का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए। चलिए तो फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 7, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्वेट इक्विटी शेयर्स ग्रांटेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय अगर इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जिसने उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो इंस्टीट्यूट को दिया, ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जो भी उसने काम किया अच्छा, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, उनको क्या इश्यू करती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या इश्यू करती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बराबर सुनना भी, मैंने पहले बोला हुआ कि आपको कोई भी सैलरी हेड में देखना है कि बेनिफिट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सर सपोज ये एम्प्लॉयर है, ये कौन है, एम्प्लॉयर है, और ये सामने कौन है, एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। तो अभी एम्प्लॉयर ने क्या किया है, अगर कोई भी शेयर्स इशू करता है मार्केट में, तो वो मार्केट में शेयर्स का एफएमवी है 150, यानी वो कितने में इशू किया है, 150 में इशू किया। ठीक है, बट वही स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को क्या बोलता है कि भाई तू ऐसा कर, देख तूने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तूने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे संभाला है, तूने मेरे पे भरोसा किया है, तो ऐसा करते हैं ये टाइम पे तू ऐसा कर, मैं मार्केट में 150 में दे रहा हूँ शेयर्स, तू ऐसा कर ले, कितने में ले ले, 80 में, कितने में ले ले, 80 में, यानी मेरे को 80 पे कर ले और तेरे को 150 वाला शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, तो सर ये केस में क्या हो रहा है कि सर एम्प्लॉय को 150 वाला शेयर्स 80 रुपीज पे करने पे ही मिल रहा है। तो इन शॉर्ट एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ, 70 रुपीज पर शेयर। बराबर ना, तो वो 70 कौन से हेड में चला जाएगा, टैक्सेबल इन सैलरी हेड। बराबर ना, एनी बेनिफिट एमेनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल इन सैलरी हेड। यस और नो। चलिए फिर, तो यहाँ पे ये वहां पे वही लिखा हुआ है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, कौन सा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। बराबर ना, यानी वो डेट का है ना, जिस डेट को एम्प्लॉय बोला कि हाँ मेरे को ये ई शॉप दे दो। बराबर ना, मेरे को ये शेयर चाहिए। ठीक है, तो वो डेट का अपने का लेना एफएमवी, लेस क्या कर देंगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी या एम्प्लॉय, वो अपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस। चलिए, तो ये आगे जो है ये आपका कैसे एफएमवी डिसाइड करना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अपने को फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। यस सर, हमने एक पढ़ा था फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेज में, डीटीओ सीएसपीएफ ने मिलकर मेरी, वेर एम फोर क्या था, मेडिकल अलावेंसेज, वो क्या था, मेडिकल अलावेंसेज। और आज जो अभी पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, मेडिकल फैसिलिटी। कौन सा, मेडिकल फैसिलिटी। अलावेंसेज मतलब क्या था कि भाई ये महीने का 8,000 रुपया तू लेके जा, तेरे घर पे कोई बीमार पड़े नहीं पड़े तो भी तू इतना लेके जा। बट फैसिलिटी मतलब क्या होगा कि भाई कोई बीमार पड़ा है, तेरा खर्चा हुआ है, तो वो खर्चे का पेमेंट यानी कंपेंसेट या रीइंबर्समेंट मैं कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, एम्प्लॉयर। कौन बोलता है, एम्प्लॉयर। यस और नो, यानी यहाँ पे उसको महीने का अपन कुछ अमाउंट नहीं देंगे, अगर बीमार है तो बोल मैं पूरा खर्चा बेयर कर लेगा। यस और नो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। अभी सुनना है यहाँ पे, सर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को, बराबर ना, उसके फैमिली मेंबर्स को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, तो वो उसके लिए अपने को ये वाली चीज पढ़नी पड़ेगी। बराबर, यानी उन्होंने क्या बोला है कि सर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय एंड प्लस उसकी फैमिली, उसकी फैमिली। फैमिली का डेफिनेशन क्या, वो अपन नीचे जैसे ही होगा पढ़ लेंगे। बट अगर उनकी फैमिली को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मेडिकल फैसिलिटी दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा है, एग्जेम्प्ट। कौन सा है, एग्जेम्प्ट फैसिलिटी। एंड द सेकेंड वन इज कौन सा आपका, टैक्सेबल फैसिलिटी। कौन सा है, टैक्सेबल फैसिलिटी।
यस, तो पहला कौन सा आपका एग्जेम्प्ट फैसिलिटी, यानी इन शॉर्ट एग्जेम मतलब अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है या उसकी फैमिली को दे रहा है, और वो अगर अभी जो मैं पढ़ूंगा उसमें आता है, तो वो क्या हो जाएगा एग्जेम, क्या हो जाएगा एग्जेम। यस और नो, सुनना अभी। इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4। फर्स्ट, इफ हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बराबर ना, यानी अगर हॉस्पिटल कौन सा है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, और वहां पे अगर ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्या हो जाएगा एग्जेम, क्या हो जाएगा एग्जेम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोकिला बेन हॉस्पिटल करके, बराबर ना, कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल है, तो सपोज अंबानी यानी रिलायंस लिमिटेड में जितने भी एम्प्लॉय है उनका ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा है, तो वो फैसिलिटी क्या हो जाएगा एग्जेम, क्या हो जाएगा एग्जेम। यानी ऐसा कोई हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयर का ही है और एम्प्लॉय या फिर उसके फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा एग्जेम, क्या हो जाएगा एग्जेम। एंड द सेकेंड वन इज हॉस्पिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कौन सा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो जो भी अमाउंट, जो भी फैसिलिटी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट फैसिलिटी। कौन सा हो जाएगा एग्जेम्प्ट फैसिलिटी। यस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरा एक एम्प्लॉय है, मेरे पास आके बोलता है कि सर मैं बीमार हूं और मेरे को ऑपरेशन करवाना है। मैं बोला ठीक है भाई, ऐसा कर, यहाँ पे एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तू वहां पे चला जा, मैं ट्रीटमेंट का पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो सर क्या मैंने उसको बेनिफिट दिया? यस, बराबर ना। तो वो कहाँ पे गया है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ पे चला गया? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वो क्या हो जाएगा एग्जेम, क्या हो जाएगा एग्जेम। यस। थर्ड वन इज, सर कोई भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल, कोई भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड प्लस कौन सा होना चाहिए स्पेसिफाइड डिजीज, स्पेसिफाइड डिजीज, बराबर ना, स्पेसिफाइड डिजीज, यानी कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां जो बहुत बड़ी हो, टीबी बोल दो, एड्स बोल दो, बराबर ना, यस, कैंसर बोल दो, तो ऐसी कोई बीमारियां है, प्लस आपने ट्रीटमेंट एम्प्लॉय या उसकी फैमिली का करवाया है ना, वो कौन सा होना चाहिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल बाय इनकम टैक्स। यस और नो। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट करवाया है वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट काउंट नहीं होगा, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एग्जाम, क्या हो जाएगा एग्जाम। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल प्रीमियम। मेडिकल प्रीमियम या तो पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने, मालिक ने अगर एम्प्लॉय का मेडिकल प्रीमियम या उसकी फैमिली का मेडिकल प्रीमियम पे किया है, या फिर पेड बाय एम्प्लॉय एंड रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, या फिर सर पहले एम्प्लॉय ने पे कर लिया और बाद में पैसा किसने दे दिया? एम्प्लॉय ने दे दिया। तो अल्टीमेटली पैसा किसकी जेब से गया? एम्प्लॉयर की जेब से गया ना। तो अगर मेडिकल प्रीमियम पे किया, किसने पे किया सर? या तो एम्प्लॉयर ने, या फिर पेड बाय एम्प्लॉय और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, बराबर ना। तो इन दोनों केस में सर वो पे कैसे होना चाहिए? अदर देन कैश, यानी पेमेंट कैसे होना चाहिए? अदर देन कैश। इट मीन्स पेमेंट शुड बी डन, पेमेंट डन थ्रू अकाउंट पेई चेक। कैसे होना चाहिए? अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई ड्राफ्ट, और कोई भी ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इनसे पेमेंट होना चाहिए, बराबर ना। तो अगर आपने ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड किया है, तो आपको एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाएगा? वो एग्जेम्प्ट अमाउंट, क्या बन जाएगा एग्जेम्प्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास दो एम्प्लॉय काम करे। कितने एम्प्लॉय है? दो एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय ये है और एक एम्प्लॉय ये है, बराबर ना, यस। सर मैंने दोनों का मेडिकल प्रीमियम पे किया है, ठीक है।
एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, मैंने दोनों का क्या पे कर लिया, मेडिकल प्रीमियम पे किया, ठीक है। सर क्या मैंने इनको बेनिफिट दिया, यस, बराबर ना, तो क्या ये पर्क्यूज से है, बट ये कौन से एग्जेम्प्ट पर्क्यूज, कौन से एग्जेम्प्ट, क्योंकि मैंने मेडिकल प्रीमियम दोनों का पे किया, बट इसका मैंने पे किया था चेक में और इसका मैंने पे किया था कैश में, बराबर ना। यानी मैंने एम्प्लॉय नंबर 1 का पेमेंट कैसे किया, मैंने चेक में, और एम्प्लॉय नंबर 2 का पेमेंट किया मैंने कैश में। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल। ये सुनो समझाइए, यानी कैश में किया तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, बट आपने अदर देन कैश किया है, अदर देन कैश में क्या था, अकाउंट, सॉरी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, तो अगर आपने ऐसे पेमेंट किया है तो क्या हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट। यस और नो, सुनना भी। तो ये आपका कौन सा था, टैक्स एग्जेम्प्ट फैसिलिटी। चार है, कितने हैं, चार। फर्स्ट वन इज व्हेन मेडिकल हॉस्पिटल ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी अगर आपने आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर की हॉस्पिटल में करवाया तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, या फिर आपने अप्रूव्ड हॉस्पिटल प्लस अप्रूव्ड डिजीज, बराबर ना, उसके लिए करवाया क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। एंड द लास्ट वन इज मेडिकल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर और पेड बाय द एम्प्लॉय एंड रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट कंडीशन ये कि वो कैश को छोड़ के बाकी किसी भी में पे होना चाहिए, जैसे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और तुम्हारा ईसीएस। बट यहाँ पे याद रखना कि सर कैश के अंदर क्या क्या आता है, एक तो जो आपके पास घर पे हार्ड कैश पड़ा रहेगा, सेकंड आता है क्रॉस चेक, कौन सा आता है क्रॉस चेक, फिर आता है एक बैरर चेक, कौन सा आता है बैरर चेक, फिर आता है या तो क्रॉस ड्राफ्ट, क्या आता है क्रॉस ड्राफ्ट, बराबर ना। तो हार्ड कैश तो अपने पास जो घर पे पड़ा रहता है, क्रॉस चेक मतलब क्या होता है कि सर ऐसा चेक जहां पे खाली क्रॉस ही है, बराबर ना, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस चेक। तो ये क्या होता है कि ये चेक आप किसी दूसरे में भी ट्रांसफर करवा सकते हो, समझाइए। तो ये किसके लिए काउंट होता है कैश में। फिर बैरर चेक तो मालूम है जहाँ पे खाली साइन ही किया होता है, बराबर, और पूरा चेक अपने पास ही होता है, मैं जिधर भी चाहूँ उधर ट्रांसफर करवा सकता हूँ। एंड लास्ट वन इज आपका कौन सा क्रॉस ड्राफ्ट, यस और नो। तो ये सब कहाँ पे आते हैं तुम्हारे, सर ये सब कैश की डेफिनेशन में आते हैं, यानी इनको क्या बोला गया कैश, यानी अगर इन शॉर्ट अगर आप ये मोड के थ्रू क्या कर रहे हो पेमेंट, क्या कर रहे हो आप ये मोड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपका मेडिकल प्रीमियम क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल, यस और नो। तो ये आपके पास कितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट। फर्स्ट एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, सेकंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, third one is approved disease plus approved hospital, and the last one is medical premium paid by the employer or paid by the employee and reimbursed by the employer other than cash, other than cash। नेक्स्ट आते हैं टैक्सेबल। अभी इसके लिए सुनना, एग्जेम्प्ट के लिए एक चीज ध्यान रखना कि सर जो एग्जेम्पशन है ना वो या तो एम्प्लॉय या फिर उसकी फैमिली को ही मिलेगा, या तो एम्प्लॉय या फिर उसकी फैमिली को ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखना, ये एम्प्लॉयर है, अभी ये एम्प्लॉय की एक फैमिली मेंबर है जो फैमिली की डेफिनेशन में आता है, जो फैमिली की डेफिनेशन में आता है, फैमिली की डेफिनेशन के आगे अपन पढ़ लेंगे। और एक और मेंबर है बट वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, यहां पे मैं लिख देता हूं कि नॉट कवर्ड अंडर फैमिलीज डेफिनेशन, बराबर। सुनना भी, एम्प्लॉयर तो क्या है कि सर वो बंदा बहुत अच्छा है, बराबर ना, जो भी बीमार पड़ा सबका इलाज करवा देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका ट्रीटमेंट करवाया और इसका भी ट्रीटमेंट करवाया, कहाँ पे करवाया, दोनों का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहाँ पे करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अभी याद रखना जो फैमिली मेंबर में कवर्ड होता है, जो फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड होता है वो तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट जो फैमिली की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल, क्या हो जाएगा टैक्सेबल, याद रहेगा। तो एग्जेम्प्ट के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि सर क्या ये फैमिली में आता है, क्या ये फैमिली में नहीं आता है। तो अगर जो फैमिली में आता है ना वो ही क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, अदरवाइज द पर्सन हु डज नॉट कवर अंडर फैमिली दैट विल बी टैक्सेबल, यस और नो। नाउ कम टू मूव फर्दर, फिर आते हैं हम लोग टैक्सेबल फैसिलिटी। अभी सुनना, जो एग्जाम नहीं है ना उनके लिए क्या बोला गया है कि बाकी क्या हो जाएगा फुल्ली
टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। यानी सर जो ऊपर कवर्ड नहीं हो रहा ना, तो बाकी क्या हो जाएगा, सीधा फुल्ली टैक्सेबल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैं बीमार था, मेरे घर पे ही क्या है कि सर डॉक्टर आता है, बराबर ना, मेरा फैमिली डॉक्टर है, विजिट करता है। मैं 4-5 दिन के लिए बहुत ज्यादा बीमार था, तो अभी फैमिली डॉक्टर ने विजिट किया, तो जो 5 दिन विजिट करने का खर्चा था वो कितना हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। और वो 1 लाख का पेमेंट किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने। किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर बहुत अच्छा था। अभी सर एम्प्लॉयर ने 1 लाख का पेमेंट किया है, तो ऑब्वियसली क्या बेनिफिट मिला है, यस मिला है। और अपने को मालूम है कोई भी बेनिफिट, फैसिलिटी, एमिनिटीज विल बी टैक्सेबल इन सैलरी हेड। ठीक है, चलो। अभी से सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई कि वेदर सच ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर एग्जाम लिस्ट और नॉट, बराबर ना। कि जो मैंने बोला है कि भाई फैमिली डॉक्टर आया, मेरा ट्रीटमेंट किया, 1 लाख रुपया पेमेंट हुआ, पेमेंट किसने किया, एम्प्लॉय ने किया, क्या वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता। पहला, क्या उसको मैं हॉस्पिटल बोल सकता हूँ, मेड हॉस्पिटल बाय एम्प्लॉय, नहीं। सेकेंड वन, हॉस्पिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड आंसर इज नो। थर्ड वन भी नहीं रहेगा और लास्ट वन भी नहीं रहेगा, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, यस और नो। अभी सुनना, यहाँ पे एक अलग टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रीटमेंट, यस। सुनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रीटमेंट, यस। अभी सुनना, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज एक एम्प्लॉयर है, जो हमेशा बिलीव करता है कि यार काम हमेशा अच्छे करने का, ठीक है। तो अभी ये एम्प्लॉयर के पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, और ये है उसकी वाइफ, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिसेज ए, बराबर। अभी हुआ ये कि सर एम्प्लॉयर के पास में एम्प्लॉय जाता है और एम्प्लॉय बोलता है कि सर मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, और जो इंडियन डॉक्टर है उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर। क्या कर दिया है, सरेंडर, कि हम आपको यहाँ पे बचा नहीं सकते, आपको जाना कहाँ पे पड़ेगा। सपोज मैं नाम लेता हूँ यूएस। कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यूएस। आपकी वाइफ को यूएस साथ में लेके जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो मिस्टर ए किसके पास गया, एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर को क्या बोलता है कि सर जी देखो ऐसा ऐसा कंडीशन है और हम, मेरे को यूएस जाना है, बट मैं वाइफ को मरने भी नहीं दे सकता, और से मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट में बोला कि ये बंदा बेचारा बहुत अच्छा है, ठीक है। उसने बोला ठीक है यार तुम जाओ, बराबर। तो मिस्टर ए घर पे गया, और घर पे टोटल इनको छोड़ के और 6 मेंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बराबर ना, यस। ये 6 मेंबर और थे। इनको जाके बोलता है कि बॉस ने मेरे को हाँ बोल दिया है कि इनको मैं किधर लेके जाना, फॉरेन। कहाँ पे लेके जाना मेरी वाइफ को, फॉरेन। सब लोग रेडी हो गए कि हम भी आएंगे, बराबर ना, साथ में घूम भी लेंगे। अभी सीधी सी बात है, क्या इनकम टैक्स इतना अलाउड करेगा। और समझो ये फैमिली मेंबर में आते हैं, क्या सब लोग को भेज देंगे, हाँ तुम सब लोग चले जाओ, बराबर, 6 और 2 8 जन चले जाओ। मर कौन रहा है, एक ही मर रहा है, लेकिन वहां पे कितने लोग एक्स्ट्रा चले गए, 7 लोग एक्स्ट्रा वहां पे जाके बैठेंगे। तो अल्टीमेट क्या होगा मालूम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा हो गया है। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि व्हेन क्वेश्चन कम्स अबाउट फॉरेन ट्रीटमेंट, तो जो आप एग्जेम्पशन की बात करते हो ना, वो किसका मिलेगा, एक तो जो बीमार है उसको तो लेके जाना, बराबर, ऐसा नहीं उसको छोड़ दो और बाकी से चले जाओ। एक को तो लेके जाना, और साथ में एक असिस्टेंट चला जा सकता है, एक असिस्टेंट चला जा सकता है, बराबर ना। तो यहाँ पे 2 लोगों का एग्जेम्पशन ग्रांटेड है। फर्स्ट कौन सा, जो पर्सन बीमार है, एंड सेकंड वन इज असिस्टेंट, बराबर ना, वो जा सकता है। याद रहेगा। अभी सुनना, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बातें करेंगे, कुछ भी चीज रट्टा नहीं मानना। यानी फॉरेन ट्रीटमेंट में आपको 2 लोगों का एग्जेम्पशन मिलेगा। हाँ, एम्प्लॉयर चाहे तो सबको भेज सकता है, बट बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, या सुन लो, क्योंकि काम बहुत सीरियस है, बनता है यहाँ पे हैंडल नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, यूएस में। तो आप 2 जाओ ना, जो बीमार है उसके साथ में एक बंदा जो हेल्पर है उसको लेके जाओ। हेल्पर कोई भी हो सकता है, बट आप सबको लेके जाओगे ना, तो 2 को छोड़ के बाकी का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अभी सुनना, सर फॉरेन में क्या क्या खर्चा होगा, बस यही देखना, अपना मेडिकल फैसिलिटी खत्म, ठीक है। फॉरेन में खर्चा एक तो होगा
अगर मैं रॉन्ग हूं तो मेरे को बोल देना। एक तो होता है स्टेइंग का एंड एक होता है ट्रीटमेंट का, स्टे एंड ट्रीटमेंट, यस वो साथ में होगा। एंड एक होता है यहाँ से जाने का, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो देयर आर टू एक्सपेंस जो वहां पे होता है, बराबर ना। शॉपिंग वॉपिंग के कोई खर्चे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। एक कौन सा, स्टेइंग एंड ट्रीटमेंट, एंड द सेकंड वन इज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बराबर। ये दो खर्चे होते हैं। अभी सुनना यहाँ पे, सर स्टेइंग एंड ट्रीटमेंट का खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने पे किया वो ले लो, लेस अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई बोल रहा है ना उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, एंड बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सुनना भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वो ट्रीटमेंट करवाने फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए गए, वहां पे एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, 5 लाख, कितना पे किया, 5 लाख। बट आरबीआई क्या बोलता है कि उतना ट्रीटमेंट का खर्चा, स्टे एंड ट्रीटमेंट का कितना आता है, 4 लाख, कितना आता है, 4 लाख। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, यस ये याद रहेगा। अभी सुनना यहाँ पे, ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस will exempt if gross total income of such employee, यानी वो एम्प्लॉय जिसकी फैमिली, जिसकी बीवी को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख, बराबर ना। यस, अगर 2 लाख से कम है ना तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, बराबर ना। जो भी जा रहा है 2 लाख से कम है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। बट ये 2 लाख के अंदर अपने को मेडिकल फैसिलिटी वाला कोई भी ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं करना है, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या करना है, मेडिकल फैसिलिटी के ट्रीटमेंट क्या करना है अपने को, एक्सक्लूड, क्या करना है अपने को, एक्सक्लूड। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला है कि सब फॉरेन में आप दो खर्चे कर सकते हो, कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज स्टे एंड ट्रीटमेंट, एंड द सेकंड वन इज कौन सा, आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो स्टेइंग एंड ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला, अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड ट्रेवलिंग के लिए बोला कि अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 2 लाख तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अगर ज्यादा है तो पूरा का पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, या सुनो। और याद रखना ये पूरा मेडिकल फैसिलिटी ये एप्लीकेबल किसके लिए, एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। तो कौन कौन फैमिली में कवर होता है वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले लेट अस रिवाइज विद मेडिकल फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस आपको एक बार रिवाइज करूं, साथ में आप भी बोलना। फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई एग्जाम फैसिलिटी। एग्जाम में क्या बोला आपने, 4 पार्ट डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज कि सर इफ हॉस्पिटल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का है। एंड द सेकंड वन इज व्हेन हॉस्पिटल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। एंड थर्ड वन इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल प्लस अप्रूव्ड डिजीज, बराबर ना। यस, कोई बड़ी बीमारी है प्लस जहां पे आपने ट्रीटमेंट करवाया है एम्प्लॉय का या उसकी फैमिली का, वो क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड हॉस्पिटल। एंड द लास्ट वन इज मेडिकल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर और पेड बाय द एम्प्लॉय एंड रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। बट वो पेमेंट कैसे होना चाहिए, अदर देन कैश, कैसे होना चाहिए, अदर देन कैश, तो ही आपको वो अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं रहेगा, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर हमने क्या पढ़ा आगे कि सर उसके बाद में, यानी चारों में नहीं आ रहा है ना, दैट विल बी कवर्ड अंडर फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट, यस और नो। एंड द लास्ट वन इज क्या बोला कि सर देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट जो फॉरेन में होते हैं, तो उसके लिए क्या बोला है कि एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, खाली वन जो बंदा पेशेंट है। एंड द लास्ट वन इज जो उसके साथ असिस्ट करने के लिए साथ में जा रहा है, ठीक है। अभी सर वो केस में क्या बोला है कि जब फॉरेन जाओगे तो वहां पे 2 टाइप के आपके खर्चे आपको मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज मेडिकल प्रीमियम, जो सॉरी मेडिकल का खर्चा ट्रीटमेंट का, एंड सेकंड एंड कौन सा, स्टेइंग, यानी उसको अपन क्या बोल सकते हैं साथ में, स्टे एंड ट्रीटमेंट, बराबर ना। एंड द सेकंड वन इज आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जो स्टेइंग एंड ट्रीटमेंट का खर्चा है वो एम्प्लॉयर ने अपने को दिया रहेगा, वो लेना है। लेस अपने को क्या करना है, एनी अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आरबीआई, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया वो अपने को क्या करना है, लेस, क्या करना है अपने को, लेस। और उसके लिए क्या बोला उन्होंने,
कि सर ट्रैवलिंग के लिए पूरा का पूरा ट्रैवलिंग एग्जेम्प्ट होगा इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम, याद रखना वो टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कभी आता है, डिडक्शन से पहले आता है। तो अगर वो इनकम 2 लाख या उससे कम है तो क्या हो जाएगा, ऑल ट्रैवलिंग एक्सपेंस विल बी एग्जेम्प्ट, अदरवाइज ट्रैवलिंग एक्सपेंस विल बी टैक्सेबल। यस और नो? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। यस और नो? और फिर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है नोट कि एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सच बेनिफिट, वो अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब भी सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाता है, वो कौन सा, कि व्हाट इज मीन बाय दी फैमिली, व्हाट इज मीन बाय दी फैमिली। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब चाहो तो वहां पे ले सकते हो। चलिए फिर, यस सुनना अभी, फैमिली के अंदर क्या आता है, यानी ये जो एम्प्लॉयर है ये किस किस का ट्रीटमेंट करवाएगा, तो एग्जाम का मैं सोच सकता हूं बराबर। फर्स्ट, फैमिली के अंदर एम्प्लॉय तो खुद आएगा एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये तो फैमिली है ये, बराबर। नाउ सेकंड, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। बट उन्होंने क्या बोला है कि ये क्या होने चाहिए, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट क्या होने चाहिए, ये डिपेंडेंट होने चाहिए, यानी अपने ऊपर जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, टोटली डिपेंडेंट होने चाहिए, तो ये फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। यस और नो? यानी क्या क्या डिपेंड होना चाहिए, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। यस और नो? अभी सुनना यहाँ पे, सर क्या इसके अंदर दादाजी है, एन आंसर इज नो, दादी नहीं है, बराबर ना। तो अगर मैं उनका ट्रीटमेंट करवाता हूं, यानी एम्प्लॉय ने मेरे को पैसा दिया है कि भाई ये ले तेरी दादी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा दे, तो दादी अभी भी फैमिली मेंबर में नहीं आती है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यानी मैं पहले ही बोला है कि एग्जेम्प्ट ऑलवेज एप्लीकेबल टू फैमिली एंड इज मेंबर, बराबर ना। यस और नो? जो फैमिली मेंबर में आते हैं। यस और नो? तो फैमिली मेंबर में आपके ये आते हैं, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, उसके बाद में पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये तीनों क्या होने चाहिए, होली डिपेंडेंट ऑन हिम, बराबर ना, होली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। यस और नो? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है सर, मेडिकल फैसिलिटी पे क्या हो जाता है, खत्म, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी, तो ये आपका पूरा मेडिकल फैसिलिटी का ये आप देख सकते हो, ठीक है। अभी सुनना, यहाँ पे पूरा वही लिखा हुआ है कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और एनी ऑफ होली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। यस और नो? समझा आता है? तो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले वैल्यू ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट।